आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। हम लोग पिछली कुछ कक्षाओं से प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग उसी प्रकृति का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसे अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे। तो प्रकृति के अध्ययन को जब हम लोगों ने शुरू किया था तो ये देखा था कि प्रकृति का 4 अवस्थाओं में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। प्रकृति की हर इकाई को इन 4 अवस्था में से किसी एक अवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इसको वर्गीकृत करने का एक दूसरा आधार भी हम लोगों ने देखा था, जिसको हमने जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति के रूप में पहचाना। तो जड़ प्रकृति वो है जहाँ परिवर्तन होता रहता है, बदलाव कुछ न कुछ होता रहता है। जबकि चैतन्य प्रकृति को देखेंगे तो इसकी बनावट में, इसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। इस रूप में इसके होने की निरंतरता होती है। जबकि जड़ प्रकृति की संरचना में, बनावट में बदलाव होने के कारण कुछ निश्चित समय के बाद वो एक इकाई से दूसरी इकाई में बदल जाती है। आगे हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि इस पूरे प्रकृति की सृष्टि की मूल मात्रा परमाणु है, जिसके संरचना को हम लोगों ने देखा था कि इसमें मध्यांश होते हैं और परिवेश में कुछ अंश होते हैं। इसी तरह से प्रकृति में घटने वाली क्रिया प्रक्रियाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसी संदर्भ में योग को, ऊर्जा को समझने का काम किया था। आज हम लोग प्रकृति को थोड़ा और वर्गीकृत करके समझने का कोशिश करेंगे। तो एक पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है और इसका आधार क्या है। तो अगर वर्गीकरण की आवश्यकता को देखें तो अध्ययन में अनुकूलता के लिए ये वर्गीकरण का काम किया जाता है कि ये जो अनंत प्रकृति दिखाई देती है, इसमें इतनी सारी विविधता दिखाई देती है, उसको एक बार जब हम कुछ वर्गीकृत कर लेते हैं, कुछ क्लासेस के रूप में, कुछ वर्गों के रूप में, तो फिर उतने वर्गों का अध्ययन किया जा सकता है और उस वर्ग की कुछ इकाइयों का अध्ययन करके उस पूरे वर्ग के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो अगर वर्गीकरण की आवश्यकता को देखेंगे तो अध्ययन में अनुकूलता के लिए इस काम को करना जरूरी लगता है। आधार क्या हो जिसके आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे, तो ये दिखता है कि मौलिकताओं में जहाँ जहाँ समानता होती है उन सबों को हम एक वर्ग के रूप में पहचानते हैं और इस मौलिकता में जहाँ जहाँ विविधता होती है, भिन्नता होती है, उनको हम अलग अलग वर्ग में रखते हैं। तो हम लोग थोड़ा प्रकृति को अलग अलग तरह से वर्गीकृत करके करने का कोशिश करते हैं। तो प्रकृति को वर्गीकृत करने का एक आधार है उसकी अवस्था क्या है, उसका स्टेट क्या है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में वो कौन सी अवस्था में है। तो सामान्य रूप से प्रकृति की इकाइयों को देखें तो ये 3 में से किसी एक अवस्था में पाई जाती है, या तो ठोस अवस्था में, या तरल अवस्था में, या विरल अवस्था में। ठोस हम उन इकाइयों को कहते हैं जिसका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन देख रहे हैं आप, इसका अपना एक निश्चित आकार है और निश्चित आयतन है। इसी तरह से आप कुर्सी को देख सकते हैं, टेबल को देख सकते हैं, इस लैपटॉप को देख सकते हैं। ये सभी ऐसी इकाइयां हैं जो अपने एक निश्चित आकार को और आयतन को बनाए रखती हैं। ऐसी इकाइयों को हम ठोस इकाई के रूप में पहचानते हैं। निश्चित रूप से आकार और आयतन के निश्चित होने के आधार पर इनका घनत्व भी निश्चित होता है। जबकि तरल इकाइयों को देखें तो इनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो जैसे पानी को अगर देखें तो पानी को जिस बर्तन में भी हम रखते हैं उसी बर्तन के आकार का वह हो जाता है। तो अगर हम पानी को किसी ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाता है, उसको किसी बाल्टी में रखते हैं तो वो बाल्टी के आकार का हो जाता है। तो उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित दिखाई देता है। आयतन निश्चित दिखाई देने का मतलब, अगर 1 लीटर पानी है तो उसे किसी भी बाल्टी में हम रखें, किसी भी बर्तन में हम रखें, वह 1 लीटर ही रहता है, उसके आयतन में बदलाव नहीं होता। तो किसी भी तरल इकाई को देखें, लिक्विड को देखें, तो उसका आयतन निश्चित होता है
और उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी वो भी निश्चित होती है। जबकि विरल इकाइयों को देखें, गैसेस को देखें, तो ये दिखता है कि इनका न तो आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। इनको जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी बर्तन के आकार का हो जाता है और इसके अणु परमाणु उस पूरे बर्तन में फैल जाते, इस रूप में बर्तन के आयतन के बराबर इनका आयतन हो जाता है। इनमें निश्चित क्या दिखाई देता है, तो इनका घन निश्चित दिखाई देता है कि किसी निश्चित ताप और दाब पर देखने जाएंगे तो एक निश्चित आयतन में निश्चित संख्या में अणु और परमाणु होते हैं। इस रूप में इनका घनत्व निश्चित होता है, इनकी डेंसिटी निश्चित होती है। तो पूरी प्रकृति को अगर वर्गीकृत करने जाएं तो उसको वर्गीकृत करने का एक सिंपल आधार है कि वो कौन सी स्टेट में है, कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तरल अवस्था में है या विरल अवस्था में है। वर्गीकरण का एक दूसरा आधार परिणाम के आधार पर है, कंसिक्वेंसेस के आधार पर है कि उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, फल परिणाम के रूप में क्या आता है। इस रूप में उसकी बनावट को देखते हुए, उसकी संरचना को देखते हुए, उसमें होने वाले परिवर्तन को देखते हुए उसे तत्व, यौगिक और मिश्रण यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इन तीन फॉर्म में इसको बांटा जाता है। तत्व या एलिमेंट का तात्पर्य सजातीय परमाणु समूह से है। तो एक ही प्रकार के परमाणु जब इकट्ठे होकर के किसी इकाई का निर्माण करते हैं तो उसको हम तत्व के रूप में पहचानते हैं। तो इस प्रकृति में अगर एलिमेंट को देखने जाएं तो करीब करीब 100 से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स को हम पहचान पाए हैं। जैसे लोहा एक एलिमेंट है, सोना को देखें तो वो भी एक एलिमेंट है। ये शुद्ध रूप में एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं और अलग अलग तत्वों को देखेंगे तो उनके परमाणुओं की बनावट या संरचना अलग अलग होती है। तो अगर लोहे को देखें और सोना को देखें तो ये दोनों के परमाणु की बनावट अलग अलग होती है। इसी आधार पर उनका गुण, उनका आचरण अलग अलग होता है। तत्व के बाद दूसरी कैटेगरी मिश्रण की, मिक्सचर की दिखाई देती है, जिसमें भौतिक परिणाम हुआ करते। जैसे अगर हम पानी और चीनी इन दोनों को मिला देते हैं तो जो घोल तैयार होता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसको हम मिक्सचर के रूप में, मिश्रण के रूप में पहचानते हैं। चूँकि मिश्रण में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, इसीलिए इनको भौतिक विधियों से वापस अपने मूल स्वरूप में लाया जा सकता है। तो अगर उसी सॉल्यूशन को आप गर्म करते हैं तो धीरे धीरे आप चीनी और पानी इन दोनों को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। एक तीसरी कैटेगरी कंपाउंड की दिखाई देती है, यौगिक की दिखाई देती है, जिसमें रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो जैसे इस उदाहरण को हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जब पानी बनाते हैं तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसलिए पानी एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। निश्चित रूप से रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होने के कारण अब इनको किसी भी भौतिक विधि से वापस अपने स्वरूप में नहीं लाया जा सकता। इस मिश्रण और यौगिक, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच एक मूलभूत अंतर ये भी है कि मिश्रण में, मिक्सचर में जिन जिन इकाइयों को मिला करके वो बनाया जाता है वो सभी अपने गुण को, अपने आचरण को बनाए रखते हैं। तो अगर हमने पानी और चीनी इन दोनों को मिला करके एक घोल, एक सॉल्यूशन तैयार किया है तो ये दिखता है कि उसमें पानी के गुण भी रहते हैं और चीनी के गुण भी रहते हैं। इसी आधार पर हमें वो सॉल्यूशन मीठा महसूस होता है। लेकिन अगर यौगिक को देखेंगे तो इसमें जिस प्रकार के भी इकाइयों को मिला करके बनाया जाता है वो दोनों ही इकाई या दो से अधिक इकाई जितने भी हैं वो सभी अपने आचरणों का त्याग करके, अपने गुणों का त्याग करके कुछ नए आचरणों को व्यक्त करते हैं, कुछ नए गुणों को व्यक्त करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला करके जब पानी बनने की क्रिया होती है
तो अब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण नहीं होते बल्कि कुछ और ही गुण होता है। तो जैसे हाइड्रोजन को देखें तो एक जलने वाला गैस है, ऑक्सीजन को देखें तो जलाने में सहयोग करने वाला एक गैस है। इन दोनों से मिल कर के बने हुए पानी को अगर देखते हैं तो ये दिखता है कि वो गैस नहीं है, लिक्विड है, तरल है, और ना तो वो जलने वाला है न जलाने में सहायक है, बल्कि जलती हुई वस्तु को बुझाने में प्रयोग होता है। तो ये दिखता है कि यौगिक पूर्वक प्राप्त इकाइयाँ अपने जिन मूल इकाइयों से मिलकर के बनी होती हैं उनसे सर्वथा भिन्न गुणों को, आचरणों को व्यक्त करती हैं और उन्हें वापस किसी भी भौतिक विधि से अपने मूल स्वरूप में नहीं लाया जा सकता। रासायनिक प्रक्रिया से निश्चित रूप से उन्हें उनके मूल स्वरूपों में लाया जा सकता है। तो परिणाम के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, उसमें होने वाले परिवर्तन के आधार पर इकाइयों को हम 3 भाग में बांटते हैं, तत्व के रूप में, यौगिक के रूप में, मिश्रण के रूप में, यानी एलिमेंट के रूप में, कंपाउंड के रूप में और मिक्सचर के रूप में। इस पूरे वर्गीकरण को देखें प्रकृति का, तो एक तीसरा और महत्वपूर्ण आधार है उसकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। ये वर्गीकरण इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी भी इकाई का प्रयोजन क्या है, उसकी भागीदारी का स्वरूप क्या है, मानव अपने जीने के संदर्भ में उसे किस तरह से प्रयोग कर सकता है, ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आती है। तो इस विधि से अगर वर्गीकरण को हम समझ लेते हैं तो अपनी सामान्य ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हुए हम इनका ठीक ठीक प्रयोग कर सकते हैं। इस आधार पर इसे 4 भाग में बांटा गया है, मृद, पाषाण, मणि और धातु। हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो मृद का तात्पर्य है मिट्टी से। मिट्टी को अगर देखें तो ये 2 तरह की दिखाई देती है, उर्वर यानी फर्टाइल और अनुर्वर यानी नॉन फर्टाइल। तो उर्वर मिट्टी, हम ऐसी मिट्टी को पहचानते हैं जो एक बीज को पा करके अनेक बीज को निर्माण करने की क्षमता से संपन्न होती है, अर्थात प्राण अवस्था को पुष्टि के लिए, वृद्धि के लिए अनुकूलता प्रदान कर पाती है, सहयोग प्रदान कर पाती है। और अनुर्वर मिट्टी, हम उस मिट्टी को पहचानते हैं जो इन प्राण अवस्था की इकाइयों को, फसलों को वृद्धि करने में उतनी अनुकूलता नहीं प्रदान कर पाते। तो अगर मिट्टी को देखें तो प्राण अवस्था की इकाइयों के वृद्धि करने में सहयोग करने या नहीं करने के आधार पर इनको उर्वर और अनुर्वर के रूप में पहचाना गया है। इस विधि से क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण एडवांटेज ये है कि इस विधि से जब हम वर्गीकृत करते हैं तो हम उसके उपयोग को समझ पाते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये मिट्टी किस प्रकार की फसलों के लिए उर्वर है, फर्टाइल है, तो हम उस प्रकार के फसलों की वहाँ पर खेती कर सकते, बिना इस बात को जाने हुए कि उस मिट्टी में कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं, कितने प्रकार के कंपाउंड्स हैं, और उसकी सारी संरचना और बनावट के विस्तार में गए हुए बिना हम अपनी सामान्य ज़िंदगी में उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये इस विधि का एडवांटेज है। बट लेकिन उसके साथ साथ देखेंगे तो ये बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस विधि से जब हम वर्गीकृत करते हैं तो वही मिट्टी किसी एक फसल के लिए उर्वर हो सकती है, दूसरी फसल के लिए अनुर्वर हो सकती है। तो हो सकता है कि वही मिट्टी गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छा हो, आलू की खेती के लिए नहीं हो। इस रूप में वही मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उर्वर है लेकिन आलू की खेती के लिए अनुर्वर है। तो इस उर्वर और अनुर्वर के आधार पर वर्गीकरण से हम अपने खेती के काम को, प्राण अवस्था की इकाइयों के वृद्धि के काम को पहचान करके सुनिश्चित कर पाते हैं। तो मृद का ये प्रयोजन है, मिट्टी का ये प्रयोजन दिखाई देता है कि प्राण अवस्था की इकाइयों को वृद्धि करने में अनुकूलता प्रदान करने के अर्थ में जिन फसलों के लिए वो उर्वर है उनकी खेती वहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा मनुष्य को एक दूसरा प्रयोग दिखता है भार वहन करने के रूप में।
जैसे हम नदी पर अगर कोई पुल बनाना चाहते तो उस पुल में प्रयुक्त लोहा या बाकी इकाइयों का इतना मजबूती होना ज़रूरी है, इतना स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है कि जितने भार की गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजरती हैं उनके भार को वो वहन कर सके। तो पाषाण को देखें, पत्थर को देखें तो कठोर या अकठोर होने के रूप में वो समझ में आता है। कठोर का तात्पर्य जितने भार को वहन करने की हमारी आवश्यकता है उतने भार को वहन कर पाने की, सहन कर पाने की क्षमता होने से। और अकठोर होने का तात्पर्य जितने भार को वहन करने की हमारी आवश्यकता है उतने भार को नहीं वहन कर पाने से, नहीं सहन कर पाने से। तो कठोर और अकठोर के रूप में जब हम पाषाण का, पत्थर का वर्गीकरण कर पाते हैं तो जितने भार को वहन करने की जितनी आवश्यकता हमारी जहाँ कहीं भी होती है उस आधार पर हम उस प्रकार के पाषाण को, पत्थरों को प्रयोग कर पाते हैं। तो भार को वहन करने के रूप में पाषाण का प्रयोजन दिखाई देता है। खेती के रूप में प्राण अवस्था की इकाइयों को समृद्ध करने के अर्थ में मृद का प्रयोजन दिखाई देता है। एक तीसरी कैटेगरी प्रकृति में देखेंगे तो मणि के रूप में। मणियों को देखें तो दो प्रकार की दिखाई देती हैं। एक वो जो वातावरण के किरणों को अपने में ग्रहण कर लेती हैं, दूसरे वो जो वातावरण के किरण विकिरण का प्रसारण करती हैं, स्राव करती हैं। स्राव का तात्पर्य उसको प्रसारित कर पाने से, उसके प्रभाव को बढ़ा पाने से। तो मणियों को अगर देखेंगे तो ये दो प्रकार की दिखती हैं, एक किरणों को ग्रहण करने वाली, दूसरा किरणों का प्रसारण करने वाली। जैसे नीलम को देखें तो नीलम एक मणि है जो कुछ प्रकार की किरणों को ग्रहण कर पाते हैं या प्रसारण कर पाते हैं। इन मणियों का अगर किरणों के साथ अंतर संबंध को समझा जाए तो किरणों से पड़ने वाले सुप्रभाव या दुष्प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उनको रेगुलेट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। तो अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन किरणों का और मणियों के अंतर संबंध को हम अध्ययन कर पाएँ तो इन मणियों का प्रयोग किया जा सकता है कुछ खास प्रकार के किरण विकिरण से अपने शरीर के स्वास्थ्य को बचाए रखने के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ एक चौथी कैटेगरी धातु के रूप में दिखती है जिन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, सुचालक या कुचालक और विकिरणीय या अविकिरणीय। सुचालक या कुचालक, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, इसको अगर देखेंगे तो हम सुचालक या कंडक्टर वैसे धातुओं को कहते हैं जो ऊष्मा या विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सहयोग कर पाते हैं। और कुचालक हम ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो ऊष्मा या विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। तो जैसे लोहा को देखें, चांदी को देखें, एल्युमिनियम को देखें तो ये सभी सुचालक हैं। अपने घर में होने वाले इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग को देखें, विद्युत की वायरिंग को देखें तो उसमें सुचालक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। घर में खाना बनाने के बर्तनों को देखें तो वो उन धातुओं से मिलकर के बने होते हैं जो सुचालक होते हैं ताकि ऊष्मा और विद्युत को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सके। धातु के वर्गीकरण का एक दूसरा आधार विकिरणीय और अविकिरणीय के रूप में दिखता है। विकिरणीय धातु को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रूप में पहचानते हैं। तो यूरेनियम को देखें, थोरियम को देखें, रेडियम को देखें तो वैसे धातु जिनसे विकिरणों का प्रसारण होता है, जिनमें रेडियो एक्टिविटी की क्रिया दिखाई देती है, उनको हम विकिरणीय धातु के रूप में पहचानते हैं। और जहाँ ये रेडियो एक्टिविटी की क्रिया नहीं दिखाई देती है उनको हम अविकिरणीय धातु के रूप में पहचानते हैं। तो जैसे सामान्य रूप से अगर लोहा को देखें तो एक अविकिरणीय धातु है, इनसे किसी प्रकार के विकिरण का, रेडियो एक्टिविटी का स्राव नहीं होता है, प्रसारण नहीं होता है। तो प्रकृति को जब हम उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो मृद, पाषाण, मणि और धातु, इन चार आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है और इनको भी क्रमशः दो दो भाग में बांटा गया है। तो मृद को उर्वर या अनुर्वर के रूप में,
पाषाण को कठोर या अकठोर के रूप में, मणि को किरणश्रावी या किरणग्राही के रूप में और धातु को सुचालक या कुचालक अथवा विकिरणीय या अविकिरणीय के रूप में। इस आधार पर वर्गीकृत करने से हमें मृद का, पाषाण का, मणि का, धातु का प्रयोजन समझ में आता है, उपयोगिता समझ में आती है। कौन सी धातु को हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इस बात की समझ हमारी इस वर्गीकरण के आधार से बनती है। तो ऊष्मा और विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के संदर्भ में धातु का प्रयोजन है। ये जो वातावरण में विभिन्न प्रकार की किरणें प्रसारित होती रहती हैं, इन किरणों के प्रभाव को रेगुलेट करने के दृष्टिकोण से, नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से, मॉडरेट करने के दृष्टिकोण से मणियों का प्रयोग है। मृद का प्रयोजन फसल की वृद्धि को सुनिश्चित करने से है, प्राण अवस्था की इकाइयों को पुष्टि प्रदान करने से है, और पाषाण का प्रयोजन आवश्यकतानुसार भार को वहन कर पाने की क्षमता होने से है। तो जैसे इस घर बनाने के क्रियाकलाप को देखें तो घर के बेस में, आधार में वैसे पत्थरों का होना जरूरी है जो उस पूरे घर के भार को सहन कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं। इतना कठोर होना उसका आवश्यक है। तो इस वर्गीकृत होने का ये एडवांटेज है कि इस आधार पर हम इन प्रकृति की इकाइयों का अपने जीने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आ जाती है। तो भले वो किन अणुओं से मिलके बने हैं, किन परमाणुओं से मिलके बने हैं, ये हमको नहीं पता हो, लेकिन एक सामान्य से सामान्य आदमी भी इसको समझ करके अपनी ज़िंदगी में इसका प्रयोग कैसे करे, इसके आधार पर अपने जीने को कैसे व्यवस्थित करे, इसको ठीक ठीक समझ सकता है, कर सकता है, ऐसा जी सकता है। तो इतने के साथ जहाँ से हम लोगों ने बात को शुरू किया था उसको वापस थोड़ा रिकैप कर लेते कि वर्गीकरण की आवश्यकता अध्ययन में अनुकूलता के लिए है। प्रकृति की इकाइयों को वर्गीकृत करने से हमें ये सहयोग मिल जाता है कि हम आसानी से पूरी प्रकृति का अध्ययन कर पाते हैं। और 3 प्रकार से यहाँ इस कक्षा में हम लोगों ने वर्गीकृत करके देखने का कोशिश किया। एक तो उसकी अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर, जहाँ उसको हम ठोस, तरल और विरल, सॉलिड, लिक्विड और गैस इस रूप में क्लासिफाई कर पाए। दूसरा उसके परिणाम के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, उसके बनने के दौरान होने वाले परिवर्तन के आधार पर हमने वर्गीकृत किया और उसको तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इस रूप में वर्गीकृत करके देखा। इन दोनों के साथ साथ एक तीसरा और महत्वपूर्ण आधार उसकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण है, जहाँ प्राण अवस्था की दूसरी इकाइयों को वृद्धि में सहयोग करने के दृष्टिकोण से मृद का अध्ययन है। आवश्यकता अनुसार भार को वहन कर पाने, सहन कर पाने के प्रयोजन के अर्थ में पाषाण का अध्ययन है। वातावरण में प्रसारित होने वाले किरण विकिरणों के प्रभाव को रेगुलेट करने के दृष्टिकोण से, नियंत्रित और व्यवस्थित करने के दृष्टिकोण से, संतुलित करने के दृष्टिकोण से मणियों का प्रयोजन है, तथा ऊष्मा और विद्युत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सहयोग करने के रूप में धातु का प्रयोजन है, धातु का उपयोग है। तो इस उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण को समझना इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आधार पर हम इसको अपनी सामान्य जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग इसी प्रकृति को थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करने का काम करेंगे। फिर उसके संदर्भ में मानव की क्या भूमिका है, क्या भागीदारी है, इसको अध्ययन करने का काम करेंगे। तब तक के लिए ये 3 बातें होमवर्क के रूप में रखी जाएं। एक तो ये कि अपने आसपास जो भी उपलब्ध हैं मृद, पाषाण, मणि, धातु, उनकी एक सूची बनाएं और उनका उर्वर, अनुर्वर या कठोर, अकठोर इस आधार पर वर्गीकरण करें। जैसे अपने आसपास की मिट्टियों को देख करके ये तय कर पाएँ कि ये किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है, उर्वर है, और किस प्रकार की फसल के लिए अनुर्वर है। इस बात का जांच परख करने का कोशिश करें।
दूसरा, प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ओर्स की, कुछ अयस्कों की एक सूची बनाएं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से कंपाउंड हैं इसका एक लिस्ट बनाएं। तो कम से कम 10 अयस्कों के बारे में, 10 ओर्स के बारे में आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे हेमेटाइट को देखें तो ये लोहे का एक ओर है। इसके साथ तीसरा काम ये करें कि कुछ मिश्र धातु एलॉयज और उसमें पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखें। तो जैसे सामान्य घर में देखेंगे प्रयोग होने वाले, अगर ब्रास को देखें तो अगर सामान्य घर में प्रयोग होने वाले स्टील को देखें तो स्टील एक मिश्र धातु है। तो ऐसे कुछ मिश्र धातु की सूची बनाएं और उसमें पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखें। तो इस बात की जांच परख की जाए। अगली कक्षा में हम लोग प्रकृति में मानव के अध्ययन को शुरू करेंगे। तो अस्तित्व का अध्ययन हम लोगों ने किया, अस्तित्व में प्रकृति का आवश्यकता अनुसार अध्ययन किया। अब उस प्रकृति के एक भाग के रूप में जो मनुष्य है, हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इन बातों का जांच परख किया जाए। धन्यवाद।